बंगालियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है दुर्गा पूजा। अब पृथ्वी के विभिन्न जगह पर दुर्गा पूजा होती है। असल में जहाँ बंगाली है वहीं पर दुर्गा पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में ऐसी एक भी जगह मिलना मुश्किल है जहाँ पर दुर्गा पूजा ना होती हो। इस जगह का नाम बटतला मोड़। सुना जाता है सालों पहले यहाँ एक बड़ा बट वृक्ष था। 90 के दशक में एक झड़ तूफान के दिन वो पेड़ खतरनाक तरीके से हिल गया था। तब पीडब्ल्यू से उस पेड़ को काट दिया गया। अब वो पेड़ नहीं है पर वो नाम रह गई है। आज से 10 साल पहले भी ये सड़क ऐसी नहीं थी, एक साधारण सड़क थी। तब इस रास्ते से बस भी नहीं चलती, पर अब ये सड़क महानगरी के साथ जुड़ गई है, इसलिए अब ये रास्ता बहुत व्यस्त हो गई है। सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के जानवाहन इस रास्ते से जाते हैं। संचार व्यवस्था के सुविधा रहने के कारण आसपास में बहुत से घर फ्लैट हो गई है। कुछ सदियों पहले से यहाँ एक दुर्गा पूजा होती थी, ठीक उस बट वृक्ष के पास में। उस पेड़ को काटने के बाद बटतला यंगस्टर क्लब नामक एक स्थानीय क्लब उस जगह को दखल करके दुर्गा पूजा करते हैं और आस पड़ोस में लोग ज़्यादा रहने लगे तो अब यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती है। दुर्गा पूजा के अभी 15 दिन बाकी है, लेकिन 1 महीने पहले से ही मंडप बनाने का काम शुरू हो गई है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे डेकोरेशन के काम शुरू होती और शाम तक चलती। एक छोटा सा दुबला पतला लड़का प्रतिदिन मंडप के सामने आकर खड़ा रहता। मंडप में काम करने वाले सभी लोग देखते, पर कोई इसको ज़्यादा गुरुत्व नहीं देते। प्रतिमा बनाने का काम या मंडप का काम देखने के लिए छोटे बच्चे हमेशा बहुत उत्सुक रहता है, तो इसको भी ऐसा ही लगा था। एकदम ऊपर में जो काम कर रहा था उसने कहा, राशि चाहिए, जल्दी दे। मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया है। पलटू, तेरे पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं। अरे तू क्या करता है पता नहीं। थोड़ा ज्यादा राशि लेकर नहीं आ सकता क्या? जा आप जल्दी नीचे जाके लेके आ। रुक, बच्चा को बोलकर देखता हूँ। ओए बच्चा, सुन, उस बक्से में से एक रस्सी का बंडल लाकर दे। तुरंत वो लड़का बक्से के तरफ गया और एक रस्सी की बंडल उठाया। तब ऊपर काम करता हुआ एक आदमी ने कहा, ये बैग नीचे दे रहा हूँ, इसमें वो रस्सी दे दे। फिर वो लड़का रस्सी लेकर उस बैग की तरफ गया और वो रस्सी बैग के अंदर रख दिया। फिर ऊपर से वो आदमी बैग को उठा लिया। काका, कल शाम को आपको कहकर गया था कि आज सुबह यहाँ आने का समय पिन लेके आना। आपने तो नहीं लाया। अब बस कुछ ही पिन बचा है। अभी अगर पिन नहीं लाया तो काम रुक जाएगा। अगर आज का काम ज्यादा नहीं हुआ तो दादा को कह दूंगा। जा, वो बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। अब क्या करना चाहिए बोल। एक काम कर सकता काका, उस बच्चे को बोलिए दादा के दुकान से लेकर आएगा। जल्दी जाकर ले आने के लिए बोलिए। ओए बच्चा सुन, सिनेमा ताला में हमारे मालिक की दुकान है, नाम महामाया डेकोरेट। तू जानते है क्या? बिल्कुल जो माता के मोड़ पर, जहाँ बांस पकड़ने के लिए लोग इंतजार करते हैं, उसके विपरीत दिशा में। वहाँ जाकर कहना मंडप में जो लोग काम कर रहे हैं वो भेजा है। एक बक्सा 4 इंच का कील देने के लिए बोलना। जल्दी जा बेटा और लेकर दौड़ कर आ जाना, कहीं पर रुकना मत। फिर वो लड़का तुरंत दौड़ लगाया महामाया डेकोरेटर्स की ओर कील लाने के लिए। इस तरह से प्रतिदिन अचानक से किसी चीज का जरूरत होने पर इस लड़के को कह देता और ये लड़का कभी मना नहीं करता। जब जो काम मिलता वो तुरंत कर देता। मंडप तैयार करने के लिए सभी लोग बहुत दूर से ट्रेन में आते हैं, तो सभी लोगों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना सब दादा इंतजाम कर देते। दादा यानी कि मंडप तैयार करने की कॉन्ट्रैक्टर महामाया डेकोरेटर्स के मालिक संटू। वे जब भी खाना खाते उस लड़के को खाने के लिए बोलते, ओए बच्चा, हमारे साथ थोड़ा खाना खा ले। आजा आजा। नहीं आ रहा है। लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। उस समय वो कहीं चला जाता। कुछ समय बाद जब सब लोग ऊपर चढ़ के फिर से काम शुरू कर देते
तब वो लड़का लौट आता और ऊपर कैसे काम हो रहा है वो खड़े खड़े देखता रहता। देखकर लगेगा कि जैसे वो काम करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। लगातार काम होने के बाद मंडप का काम संपूर्ण हुई। बहुत अच्छा मंडप बना है। इस इलाके में महामाया डेकोरेटर्स के बहुत नाम है अच्छे काम के लिए। और आज शाम को मंडप में प्रतिमा आ जाएगी। इतने दिनों से जो लोग मंडप में काम कर रहे थे आज वे यहाँ आए हैं हिसाब करके अपना अपना पारिश्रमिक लेने के लिए। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको अपना अपना पारिश्रमिक मिलने के बाद ही दुर्गा पूजा के लिए नए कपड़े खरीदना शुरू करते हैं। दादा यानी कि संटू यहाँ सबको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। यहाँ वो छोटा बच्चा आज भी आया है। मंडप के सामने एक जगह पर बैठकर ऊँग रहा था। कुछ समय के अंदर मोटर बाइक लेकर महामाया डेकोरेटर्स के मालिक संटू हाजिर हुआ। कल तुम लोगों ने 2 हथौड़ी नहीं लेके गए। आज एक बार अच्छे से ढूंढ कर देखो कहीं पारा होगा। और क्लब के रविंदा बोल रहे थे कि तुम लोग इधर उधर कील फैला के रखे हो। बच्चे हर वक्त यहाँ वहाँ भाग दौड़ी कर रहे हैं। कब किसको पेड़ में चूक जाएगा। काका तुम स्वीपर बुलाकर पूरा मंडप झाड़ू लगाने का इंतजाम करो। ठीक है दादा, मेरे काम के हिसाब में गलती है। काका ने लिखा है मैंने 4 दिन काम पे नहीं आया, पर मैंने तो सिर्फ 3 दिन नहीं आया। विश्वकर्मा पूजा के लिए 2 दिन और जिस दिन तेज बारिश हो रही थी उस दिन। ठीक है काका, तुम एक बार हिसाब देख लो और थोड़ी देर बाद तुम लोग मेरे दुकान में आकर अपना अपना पैसे लेकर जाना। मुझे एक बात बोलना है। बोलो। मंडप के सामने वहाँ जो लड़का बैठा है ना, वो लड़का जब से हमारा मंडप का काम शुरू हुआ था वो तब से पूरा दिन हमारे पास रहता था। जरूरत होने पर जब जिसने जो काम दिया उसने तुरंत कर दिया। तुम्हारे दुकान में ना जाने कितना बार भेजा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। देखकर लगता है वो बहुत गरीब है। उसको भी कुछ पैसा मिलता तो अच्छा होता। छोटा बच्चा पूजा के समय खुश होकर कुछ खरीद पाएगा। देखो काका, ये बिजनेस का मामला है। सब कुछ एक हिसाब में चलता है। मैं यहाँ दानशाला खोलकर नहीं बैठा हूँ। तुम्हारा वो बुद्धि नहीं है। अगर होता तो तुम मेरे जगह पर बैठे थे। मैंने देखा है वो मेरे दुकान पर आया। जब मैं यहाँ आया उसे देखा है। लेकिन उससे क्या होगा। खाने का समय ऐसे लड़के को थोड़ा खाना देने से वो एक खुश हो जाते हैं। इससे पैसा देने की क्या है। ठीक है, मैं अब आता हूँ। दोपहर का समय था। संटू दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहा था। मोहरमपुर में उसका घर है, यहाँ से 5 किमी दूर। उसने अचानक बाइक रोक दिया और देखा कि वो बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। पास में ही एक घर था। उस घर के सामने एक महिला बैठी थी। शायद उस बच्चे का मम्मी होगा और उस महिला की चेहरा भी मायूस थी। उस बच्चे को रोते हुए देखकर संटू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो संटू ने उस लड़के को पूछा, ओए बच्चा, तुझे क्या हुआ? कुछ बोल। क्या हुआ, बोलना। वो लड़का संटू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ उसकी मम्मी भी चुपचाप बैठी थी। संटू भी हार मानने वालों में से नहीं था, तो उसने लड़के की मम्मी से पूछा, दीदी, बच्चे को क्या हुआ? वो क्यों रो रहा है? उसने पारवी तो कुछ जवाब नहीं दिया। उसे कुछ नहीं हुआ, बस जिद कर रहा था। मैं उसे वो नहीं दे पाया तो वो रो रहा है। संटू को समझ में आ गया कि वो औरत उसको कुछ बताना नहीं चाह रही थी। हो सकता है संकोच महसूस कर रही है। अरे दीदी, आप बोलिए ना, क्या हुआ है? वो क्यों रो रहा है? उसे रोते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। असल में भाई साहब, अब मुझे किसी को हमारी दुख भरी बातें कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे बातों पर कोई गुरुत्व नहीं देता। 2 साल पहले मेरे पति की टीबी बीमारी से मौत हो गई और पिछले साल मेरी सास की मृत्यु हो गई। रिश्तेदार भी अब ज़्यादा खबर नहीं रखते। वे सोचते हैं कि हम उनसे मदद मांगेंगे।
पंचायत से कुछ पैसे मिले थे। इसके अलावा खेत में मैं काम करने जाती हूँ, उसमें हम दोनों माँ बेटे का गुजारा हो जाती है। लेकिन मुसीबत में पड़ गई लोन लेकर। उसके पिता के बीमारी के समय एक बड़ी रकम लोन लिया था मद्रासी ऑफिस से। पिछले साल जब मेरी सास बीमार होकर मर गई तब बहुत सारे पैसे खर्च हो गई, इसलिए कुछ महीनों से लोन के पैसे नहीं दे पाई। ब्याज के साथ अब इतनी बड़ी रकम हो गई है कि अब कैसे क्या करूंगी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हमारे घर का स्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, दुर्गा पूजा के समय मेरे बेटे को नया जामा पैंट खरीद के जरूर देती हूँ। साल भर में उसे कुछ भी खरीद के नहीं दे पाती। वो स्कूल में पढ़ता है, मैं तो उसके ट्यूशन के पैसे भी नहीं दे पाई। और इस साल तो हाल ऐसी है कि मेरे लिए उसे नया जामा पैंट खरीद के देना बिल्कुल असंभव है। मैंने उसे पहले से ही बोल कर रखा था, पर मेरे बोलने से उसे बहुत बुरा लगा है, इसलिए मेरे ऊपर वो गुस्सा है। अब घर में ठीक से खाता भी नहीं, स्कूल नहीं जाता, सुबह उठकर कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं। पूछने पर कहता है कि काम ढूंढने जाता है। वो कहाँ और क्या काम करेगा पता नहीं। आज दोपहर से उसे क्या हुआ है कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। बहुत रो रहा है, पूछने पर भी मुझे भी कुछ नहीं बोला। उसके हालात देखकर माँ होकर मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ सुनने के बाद संटू हैरान हो गया और सोचा कि काका ने इसी बच्चे को कुछ पैसे देने के लिए कहा था, तो उसने काका को कितना कुछ भला बुरा सुना दिया था। तो क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है? लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे का घर का स्थिति इतनी खराब है? ऐसे गरीब लोग रास्ते में तो बहुत सारे रह सकते हैं। ये सब सोचकर संटू खुद को दिलासा देके बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चला गया। वहाँ पर संटू खुद को दिलासा देकर घर तो लौट आया था, पर घर आकर वो उस घटने को मान ही नहीं पा रहा था। छोटी सी बात है, ये सोचकर वो सभी बातें भूलने की कोशिश किया था, पर नहीं भूल पा रहा है। विवेक के सामने बार बार पराजित हो रहा है। उस बच्चे का स्थिति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, इतने दिनों से उसने छोटी ही सही पर बहुत काम किया है। कुछ पैसे तो उसे देना ही चाहिए था। उसके घर का स्थिति जानने के बाद तो उसे और भी बुरा लग रहा था। दुर्गा पूजा के समय बच्चों में किसका कितना ज्यादा जामा पैंट हुआ है उसको लेकर मानो कंपटीशन होती है, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिसका एक भी नया कपड़ा नहीं होता। पूरा दोपहर तक संटू ये सब सोचता रहा। ठीक से खाना भी नहीं खाया। खाना खाने के समय दोनों का चेहरा याद आ रहा था। संटू की पत्नी शिवानी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। संटू उदास होकर चुपचाप बैठा है। दोपहर में ठीक से खाना भी नहीं खाया, किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। आखिर हुआ क्या? दोपहर से शाम तक बेटा शुभदीप को पढ़ाने के बाद शिवानी कमरे में आकर देखा कि संटू उदास होकर बैठा है। हर रोज वो दोपहर के खाने के बाद सो जाता है, तो आज क्या हुआ? शिवानी के पूछने पर भी संटू ने कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर व्यापार के कारण कभी कभी संटू ऐसे वर्ताव करता है। शिवानी जब ये सब सोच रही थी तब शुभदीप कमरे में आकर कहा, पापा, आपने कहा था आज मुझे डी मॉल में ले जाएंगे मेरी शू खरीदने के लिए। मैंने दोपहर में मम्मी के पास रात का सब पढ़ाई कर लिया है। आप भूल जाते हैं ना, इसलिए मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। देख बेटा, फालतू बातें मत कर, अब जाइए। देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि व्यापार का झमेला घर पे मत लाइएगा। मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बाबू के साथ भी आपने इस तरह के व्यवहार किया, ये ठीक नहीं है। नहीं शिवानी, दोपहर में कुछ नहीं हुआ। आज एक घटना हुआ है, और वो घटना का केंद्र है हमारे बाबू की उम्र का एक गरीब लड़का। उस मामले को मैं हल्के नहीं ले रहा था, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे जानबूझकर उस घटना के बीच में ले जा रहा है। मैं तुम्हें वो घटना बताता हूँ। उससे पहले बाबू को बुला लेता हूँ। बाबू, एक बार यहाँ आओ बेटा। सॉरी बेटा, आज मैं एक घटना के बारे में बोलूंगा, तो सुनो।
अब संटू सारी घटना बताने लगा। शिवानी और शुभदीप वो ध्यान से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद शिवानी उदास हो गई। यहाँ तक कि छोटा सा शुभदीप का मन भी उदास हो गया। उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, पापा, मेरे तो बहुत सारे नए जमा पैंट हुए हैं, उनमें से कुछ उस लड़के को दे दूंगा। शाबाश बेटा, मैं जो नहीं कर पाया तुमने वो कितना आसानी से कह दिया। तो चलो, मैं भी उस बच्चे के मामी को कुछ पैसे देकर आऊंगा ताकि वो अपना लोन चुका सके। अच्छा, उस बच्चे का अगर नया जमा पैंट नहीं हुआ तो इसका मतलब जरूर उसके मम्मी का भी कुछ नहीं हुआ। मेरी तो बहुत सारी साड़ियाँ हुई है, मैं उनमें से 2 साड़ी उसके मम्मी को दे दूंगी। मुझे भी आपके साथ ले चलिए। बस कुछ समय के अंदर घर का माहौल पूरा बदल गया। संटू का मन भी अब ठीक हो गया। फिर और देर ना करते हुए संटू शिवानी और शुभदीप को लेकर रवाना हो गया था, नाम परिचयहीन 2 असहाय गरीब लोगों के पास रहने के लिए, कुछ कपड़े और पैसे लेकर। नहीं, ये व्यापार के पैसे नहीं है, ये विवेक बोध का पैसा है। इसलिए ये पैसा सिर्फ हाथ में देकर मदद करना नहीं, बल्कि इंसान होकर दूसरे इंसान के पास रहने के लिए, उत्सव का आनंद मिलजुल कर साथ में बांट लेने के लिए। सूरज ढल रहा था और दूर से कहीं ढाक बजने का आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर लग रहा था कि एक टुकड़ा उत्सव वे उठाकर ले जा रहे थे। कुछ समय के बाद जब वे उस लड़के के घर पहुंचेगा तब चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। लेकिन उससे क्या, उस गरीब माँ बेटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा रोशनी से भर देगा। सब दुख ग्लानि मिट जाएगी और मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ। और ये खुशी कभी कोई पैसों से नहीं खरीद सकता, ये खुशी अनमोल है। तो दोस्तों, अब सबको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक और बहुत से शेयर करें। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। थैंक यू।